अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कोवेलेंट हाइड्राइड्स। याद रहे हम हाइड्राइड्स और हाइड्राइड्स के इंट्रोडक्शन को और आयनिक हाइड्राइड्स को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की इस वीडियो में हम इसके तीसरे हिस्से कोवेलेंट हाइड्राइड्स को यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपको बताते चलें कि ये लेक्चर डॉक्टर लियसगर की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है और ये हमारे यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड टीचिंग पर अपलोड किया गया है। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रुप 3A टू ग्रुप 7A। याद रहे इससे पहले हमने आयनिक हाइड्राइड डिस्कस किया था। आयनिक हाइड्राइड्स में आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब आयनिक हाइड्राइड जो थे उसमें ग्रुप 1A और 2A शामिल थे, जबकि ग्रुप 3A, 4A, 5A, 6A, 7A यानी ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है, ग्रुप 3A से ग्रुप 7A तक के एलिमेंट्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो उस वक्त जो भी हाइड्राइड्स बनते हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड्स इसलिए कहा जाता है दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। इनके अंदर क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। और आपको फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम होगा कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। आयनिक बॉन्ड वो होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। तो हमने कहा दे कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर दे आर नोन एज कोवेलेंट हाइड्राइड्स। इसीलिए इन्हें कोवेलेंट हाइड्राइड्स का नाम दिया जाता है। तो इन शॉर्ट हाइड्रोजन ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 7A तक के किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है तो वो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए वो हाइड्राइड्स जो हैं वो कोवेलेंट हाइड्राइड्स कहलाते हैं। अब कोवेलेंट हाइड्राइड्स की एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, एनर्जी जब हम प्रोवाइड करते हैं तो बनता है वाटर H2O। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ जब उसे रिएक्ट करवाते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमारे पास बनता है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसी तरीके से आप कहेंगे सर इतनी सारी इक्वेशन आपने एग्जांपल में लिख दी है। भाई अगर कोवेलेंट हाइड्राइड्स लिखने को आ जाए ना, शॉर्ट नोट हो, तो आप इसमें से कोई भी 2-3 एग्जांपल लिखिएगा। अब मैंने सारी की सारी टेक्स्ट बुक वाली एग्जांपल इसलिए लिख दी है कि ये सवाल ऐसे भी बनकर आता है, कंप्लीट द इक्वेशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट सवाल इन लोगों का यही होता है, एक सवाल बनकर आता है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन आधी दी हुई होती है, यानी ये वाला हिस्सा दिया हुआ होगा और कहा जाएगा प्रोडक्ट वाला हिस्सा आप खुद फिल करें। तो ये अगर आप यहाँ डिस्कस कर लेते हो तो आपको, अगर ये याद कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपको उस सवाल को भी कवर करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बाइड को हम वाटर, अब नोट आए तो 2-3 एग्जाम्पल, लेकिन ये सारी इक्वेशन इसलिए कि कंप्लीट द इक्वेशन में आपको आसानी होगी। तो कैल्शियम कार्बाइड है और कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ क्या करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ ही साथ इथाइन गैस बनती है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रिएक्शन है। एल्यूमिनियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और मीथेन गैस बनती है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में भी रिएक्शन डिस्कस हो चुका है। मैग्नीशियम नाइट्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ ही साथ बनती है अमोनिया गैस। इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट को जब हम रिएक्ट करवा रहे होते हैं वाटर के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन फॉस्फेट बनता है। इसी तरीके से फॉस्फोरस क्लोराइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड और साथ ही साथ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बनता है। तो ये रिएक्शन आपने जो है वो अच्छे से मेमोराइज करने हैं कि ये रिएक्टेंट वाला पार्ट दिया जाए तो प्रोडक्ट वाला पार्ट आप अच्छे से कर सकें। तो लेक्चर समझने के दौरान लिख कर अगर प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से याद रह जाएगा। अब MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम बात, नोट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A and group 4A are neutral and the hydrides of group 5A are basic and the hydrides of group 6A and 7A are acidic. Acidic nature increases from 6A to 7A and from top to bottom.
बड़ा अहम पॉइंट दिया हुआ है जिसकी बेस पर बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू बन सकता है। ये कह रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 3A एंड 4A आर न्यूट्रल। कह रहा है कि ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के जो हाइड्राइड्स होंगे वो ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। अब अगर एमसीक्यू में हमारे पास ये सारे ऑप्शन दे दिए जाए और उसमें पूछा जाए कि कौन से न्यूट्रल हाइड्राइड्स हैं, तो मुझे मालूम है कि कार्बन का ताल्लुक जो है वो ग्रुप 4A से है, तो मैं कहूँगा ये हाइड्राइड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसी कैसे ये वाला हाइड्राइड जो है वो क्या है, न्यूट्रल है। देखो 100% हम बात नहीं करते, मेजोरिटी बात करेंगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि 3A और 4A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो ज़्यादातर न्यूट्रल होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पर मैं कहूँगा ये भी न्यूट्रल है, ये वाला हाइड्राइड भी क्या है, न्यूट्रल है। इसी तरीके से आगे कह रहा है एंड द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक। ग्रुप 5A के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो मैंने अमोनिया देखा, अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन का ताल्लुक ग्रुप 5A से, फॉस्फोरस का ताल्लुक किससे है, ग्रुप 5A से। तो अगर एमसीक्यू में आ जाए कि ये कौन सा हाइड्राइड है, तो मैं कहूँगा ये न्यूट्रल हाइड्राइड, बेसिक हाइड्राइड है। और ये वाला हाइड्राइड भी क्या है, बेसिक है, क्योंकि यहाँ कह रहा है द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 5A आर बेसिक। ये दोनों क्या है भाई, ये बेसिक है। फिर कह रहा है एंड द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 6A एंड ग्रुप 6A एंड 7A आर एसिडिक। ग्रुप 6A और 7A के जो हाइड्राइड्स हैं वो क्या हैं, एसिडिक हैं। जैसे HCl आ गया, तो HCl जो है वो Cl क्लोराइड का ताल्लुक जो है वो किससे है, क्लोराइड का जो ताल्लुक है वो 7A से है, तो ये हो गया एसिडिक। फिर आगे कह रहा है एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 6A टू 7A। कह रहा है कि 6A वाले हाइड्राइड भी एसिडिक हैं और 7A वाले हाइड्राइड भी क्या हैं, एसिडिक हैं। लेकिन 6A के मुकाबले में देखो कह रहा है ना, एसिडिक नेचर 6 से A पर क्या होगा, इजाफा होगा। इसका मतलब 7A वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 7A वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं बनिस्बत किसके, 6A के मुकाबले में। जैसे अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका ताल्लुक ग्रुप 6A से। अब 6A का मतलब एसिडिक है ये। HCl क्या है, ये भी क्या है, 7A से है, एसिडिक है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट की बेस से पूछूं, पेपर में पूछा जाए दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पर मैं कहूँगा कि ये 7A वाला है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत किसके, 6A के मुकाबले में, क्योंकि कह रहा है कि 6A के कंपेरिजन में 7A वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर कह रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है कि टॉप वाले जो है एसिडिक कैरेक्टर जो है ना, टॉप पर जो है वो एसिडिक कैरेक्टर कम है। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। जैसा कि मैं कहूँ 7A का सबसे पहले जो है वो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फिर 7A पे अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले टॉप पर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है और फिर आयोडीन होता है। तो अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन आयोडाइड का। और सबसे वीक एसिड इन चारों में बात की जा रही है, इन चारों में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो यहाँ हमने कहा कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप वाला जो है वो कमज़ोर होगा, 7A की बात हो रही है भाई, 6A के मुकाबले में तो स्ट्रॉन्ग है, ये बात तो तय हो गई। लेकिन अगर इनकी आपस की बात की जाए तो ये वीक है। फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और स्ट्रॉन्ग हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और स्ट्रॉन्ग हो गया और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इस कॉन्सेप्ट की बेस पे, क्योंकि टॉप से बॉटम जो होता है वो एसिडिक नेचर में क्या होता है, इजाफा होता है। तो यहाँ जाकर ये जो लेक्चर था हमने एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया, इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट की शक्ल में डिस्कस किया, इंटर पॉइंट ऑफ व्यू में सवाल किस तरीके से आता है वो भी डिस्कस किया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना हक ज़रूर अदा करें। याद रहे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद एक्सपेंसिव कोचिंग सेंटर्स को अफोर्ड करने की सलाहियत नहीं रखते। तो आपका इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, उन तक पहुँचाना आपके लिए सदका जारिया बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।